अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। कौन कौन स्टूडेंट्स ऑनलाइन है? 4 स्टूडेंट शो हो रहे हैं मेरे पास। बेटा कौन कौन ऑनलाइन है, ज़रा जल्दी से बताइए। बेटा जी कौन कौन स्टूडेंट्स ऑनलाइन है, मुझे बताइए ज़रा। और ये भी बताइए मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी, जेनिफर, निम्रा, समर एंड मारिया, ये 4 स्टूडेंट्स ऑनलाइन शो हो रहे हैं मेरे पास। मुझे बताइए बेटा, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जेनिफर, निम्रा, मारिया एंड समर, कैसे हैं आप सब बेटा जी? ओके, थैंक यू मारिया। चलिए बेटा जी 2 से 3 मिनट मैं वेट कर लेती हूँ। मीनवाइल लेक्चर अपलोड हो रहा है, बाकी फ्रेंड्स को भी मैसेज दें तो धीरे धीरे ज्वाइन करने, ताकि हम अपना घर स्टार्ट करें।
गुड मॉर्निंग टू ऑल। वालेकुम अस्सलाम। चलें बेटा, हम कार्डियोवास्कुलर नर्सिंग का जो है नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कल जिस तरह से आपको एथीरोस्क्लेरोसिस पढ़ाया था उसमें एन्यूरिज्म का जिक्र आया था। सो एन्यूरिज्म का टॉपिक आज हम स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे मेरे बेटा जी? वी विल डिफाइन एन्यूरिज्म एंड डिस्कस इट्स क्लासिफिकेशन एंड लिस्ट द कॉजेज ऑफ एन्यूरिज्म, explain the pathophysiology of aneurysm, explain the atherosclerotic aneurysm and its complication, explain the berry or secular aneurysm, explain the dissecting aneurysm of aorta, and list the causes of dissecting aneurysm of aorta, explain the complications of dissecting aneurysm of aorta, explain the medical management of aneurysm and its prevention. सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। लोकलाइज्ड एबनॉर्मल डायलिटेशन ऑफ ब्लड वेसल और हार्ट वेसल ड्यू टू ब्लड वेसल वॉल स्ट्रेस। ये कल भी हमने डिस्कस किया था कि आपको कुछ याद होगा, कुछ क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल केसेस आपको बताए थे एथीरोस्क्लेरोसिस के, कि जहाँ पे वॉल जो होती है वो वीक होती है बेटा, ज़ाहिर है स्ट्रेस की वजह से, जो उसके ऊपर फिजिकल स्ट्रेस होता है, क्लॉट की वजह से स्ट्रेस होता है, उसकी वजह से जहाँ वॉल वीक होती है वहाँ मैंने आपको बताया था कि जो है वो उसकी परमानेंट डायलिटेशन हो जाती है, तो वही एन्यूरिज्म कहलाती है। सो लोकलाइज्ड और एबनॉर्मल डायलिटेशन हो जाना ब्लड वेसल्स की या फिर हार्ट वेसल्स की, और रीज़न उसका यही होता है कि जो आपकी ब्लड वेसल वॉल है उस पर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा आ जाता है। Weak spot on a blood vessel wall that causes an outward bulging linked to a bubble or balloon, यानी इस तरह की आउटवर्ड बल्जिंग हो जाती है कि जैसे कोई एक बबल या बैलून बन जाए। जो एन्यूरिज्म है बेटा वो कंजेनिटल भी हो सकता है और एक्वायर्ड भी हो सकता है। नाइडस फॉर थ्रोम्बोसिस एंड एम्बोलाइजेशन। होता क्या है बेसिकली, इंक्रीज जो एन्यूरिज्म है, ये भी प्रॉब्लम है कि इसमें थ्रोम्बस आए थे, एक वो आउट पाउचिंग बन जाती है, बल्जिंग हो जाती है, तो थ्रोम्बोसिस और एम्बोलिज्म होने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, और होता क्या है कि ये जो बेलून टाइप होगा या डायलिटेशन होगी, जाहिर है ये साइज़ में इंक्रीज़ करेगा। सो ऑब्वियसली यहाँ पे रिस्क होता है कि ये रप्चर हो जाए, फट जाए और ब्लीड कर जाए, उसकी वजह से फिर अनकंट्रोल ब्लीडिंग हो सकती है। इट अराइजेज इन द हार्ट फॉलोइंग अ मायोकार्डियल इन्फाक्शन। जाहिर है अगर ये हार्ट के अंदर होगा तो जैसे मैंने आपको बताया कि थ्रोम्बोसिस और एम्बोलिज्म बनने के चांसेस ज़्यादा हैं। सो अगर ये हार्ट में अराइज होता है तो पेशेंट्स को मायोकार्डियल इन्फाक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ये देखें, आपको पिक्चर से भी इसकी मैंने थोड़ी सी जो पैथोफिजियोलॉजी है वो समझाने की कोशिश की है। एक हमारी नॉर्मल ब्लड वेसल है, देखिए अगर उस पर इतना ज़्यादा स्ट्रेस पड़ेगा तो इस तरह से बल्ज आउट कर जाती है वो और बिलून टाइप बन जाती है, यानी वेसल वॉल के ऊपर स्ट्रेस बढ़ा, इट लीड्स टू वीकनिंग ऑफ वेसल वॉल and it leads to outpouching of vessel wall, abnormal dilatation of vessel wall, that is called aneurysm. कोई चीज़ बेटा ना समझ आए तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। अच्छा, क्लासिफिकेशन अगर हम देखें इसकी, तो अगर हम इसको जो वेसल वॉल होती है, आपको बताया था एडवेंटिशिया है, फिर दरमियान में आपकी मस्कुलर लेयर जिसको हम मीडिया कहते हैं और इंटरनल लेयर जिसको हम इंटीमा कहते हैं। अगर हम वेसल वॉल की कंपोजिशन के अकॉर्डिंगली देखें तो ट्रू एन्यूरिज्म भी होता है और फॉल्स एन्यूरिज्म भी होता है। जो ट्रू एन्यूरिज्म है वो एन्यूरिज्म होता है बेटा जिसमें ऑल 3 लेयर्स ऑफ ब्लड वेसल वॉल जो है वो इन्वॉल्व होती हैं। आप पिक्चर में भी देख रहे हैं, तीनों वेसल वॉल इन्वॉल्व हुई हुई हैं, तीनों अपनी अपनी जगह से डायलेट हुई हुई हैं, आउट पाउच हुई हैं। जबकि फॉल्स एन्यूरिज्म वो होता है जिसमें एक या दो लेयर सिर्फ और सिर्फ, यानी यूजुअली मीडिया एंड एडवेंटिशिया, यानी जो बिल्कुल इंटरनल लेयर है इंटीमा, वो नहीं डायलेट होती। अगर आप पिक्चर में देखें फॉल्स एन्यूरिज्म में तो आपको बड़ा क्लियर नज़र आएगा कि आउट पाउचिंग आपको आउटर दो लेयर में नज़र आ रही है, बिल्कुल जो आपकी इनर लेयर है उसमें आउट पाउचिंग नज़र नहीं आ रही। जो फॉल्स एन्यूरिज्म है उसमें बेसिकली होता क्या है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये देखें इंटरनल लेयर है इंटीमा, उसके बाद मीडिया और एडवेंटिशिया। इसको हम सूडो एन्यूरिज्म भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि सूडो का मतलब आप सबको पता है फॉल्स होता है। प्रेशराइज्ड ब्लड, वो रीज़न कुछ भी हो सकता है। हाइपरटेंशन है, हाइपरटेंसिव है पेशेंट, उसकी वजह से प्रेशर से ब्लड आ रहा है, जाहिर है तो भी प्रेशर होगा। या फिर अगर कोई प्लैक फॉर्मेशन हो जाती है, बहुत ज़्यादा अक्यूमुलेट हो जाता है प्लैक आके, तो भी प्रेशर इंक्रीज होगा। सो हाइपरवोलीमिया की वजह से भी हो सकता है, एनीमिया की वजह से भी हो सकता है। प्रेशराइज्ड ब्लड एंटर होता है थ्रू डिफेक्ट बिटवीन इंटीमा एंड मीडिया,
यानी जो इंटीमा, यानी बेसिकली यहाँ पे ये होता है कि जो लेयर्स होती है ना बेटा, फॉल्स एन्यूरिज्म वहीं बनता है जहाँ ब्लड वेसल की जो 3 डिफरेंट लेयर्स हैं, जो वॉल्स हैं, उनके दरमियान कहीं ना कहीं कोई आप होल कह लें, किसी भी किस्म का डिफेक्ट मौजूद होता है, जिसकी वजह से इनके दरमियान में वो जो एक प्रेशर से ब्लड आ रहा था इन दोनों लेयर के, यानी इंटीमा और मीडिया के दरमियान में, वो ब्लड एंटर हो जाता है और इंटीमा और मीडिया को सेपरेट कर देता है। उसकी वजह से जब इंटीमा और मीडिया अलग हो जाते हैं तो ब्लड फर्दर फिर मीडिया से निकल के एडवेंटिशिया तक मूव कर सकता है, एक फॉल्स ल्यूमन बना देता है। ज़ाहिर है बेटा, ल्यूमन तो ब्लड वेसल का ही है ना, एक ल्यूमन। कोई और अगर ल्यूमन इस तरह का जो सेकंड ल्यूमन बन जाता है, उसको हम इसीलिए फॉल्स ल्यूमन कहते हैं और इसे इसीलिए हम सूडो एन्यूरिज्म कहते हैं। और फिर इसमें ये चीज़ हो जाती है बेटा, जब ये ब्लड निकल के एडवेंटिशिया तक पहुंच जाएगा, प्रेशर एक्सर्ट करेगा, आउट पाउचिंग हो जाएगी, वहां जाके ब्लड अक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा एडवेंटिशिया के अंदर। तो वहाँ पे वो ब्लड अक्यूमुलेट होकर, आपको पता है, हीमाटोमा ही बनता है, यानी ब्लड वहाँ जाके अक्यूमुलेट हो गया, क्लॉट हो गया, सो एक्स्ट्रा वस्कुलर हीमाटोमा बन जाता है। एक्स्ट्रा वस्कुलर हीमाटोमा क्यों कहते हैं इसको? एक्स्ट्रा वस्कुलर हीमाटोमा इसलिए कहा जाता है बेटा कि वेसल की जो एक ल्यूमन है, जो आपकी वेसल की एक ल्यूमन है, उसके अंदर हीमाटोमा नहीं बना है, बल्कि जो इंटीमा लेयर है उससे बाहर आके ल्यूमन भी एक्स्ट्रा बना है और उसके अंदर आके हीमाटोमा बना है, इसलिए उसे एक्स्ट्रा वास्कुलर हीमाटोमा कहते हैं। और ये जो सूडो एन्यूरिज्म होता है बेटा, ये पल्सेटाइल भी होता है, यानी इसके ऊपर अगर आप फिंगर रख के इसे फील करें तो इसमें आपको पल्स फील होती है। क्यों? क्योंकि ज़ाहिर है आर्टरीज को है, तो बेसिकली आर्टरी ना, वहाँ से ब्लड जो ल्यूमन में मूव कर रहा है, डिफेक्ट से निकल निकल के अगर फॉल्स ल्यूमन में भी आ रहा है तो वहाँ पे भी उसका प्रेशर आपको फील होगा। इट लीड्स टू रप्चर ऑफ द एन्यूरिज्म, हैव मोबिडिटी एंड मोर्टेलिटी इंक्रीज। अगर यही अब जो हीमाटोमा, सॉरी, ये जो एन्यूरिज्म है, अगर ये एन्यूरिज्म जो है ये बर्स्ट कर जाता है, रप्चर कर जाता है, तो ऑब्वियसली जो मोबिडिटी और मोर्टेलिटी रेट है ऐसे पेशेंट्स में ज़्यादा है। अब अगर हम शेप के लिहाज से इसे कुछ क्लासिफाई करें, हमने लेयर के लिहाज से कर लिया, शेप के लिहाज से अगर हम क्लासिफाई करें तो सेक्युलर है, इसमें हैविंग लार्ज स्फेरिकल आउट पाउचिंग, आपको उसकी जो पिक्चर है उसमें नज़र आ रहा है, एक बड़ा सा लार्ज स्फेरिकल आउट पाउचिंग हुआ है, दिस इज सेक्युलर। फुजी फॉर्म होता है, इसमें हैविंग स्लो स्पिंडल शेप डायलिटेशन, ये भी आपको नज़र आ रही है फुजी फॉर्म में, कि स्पिंडल जिस तरह से हमारे मसल सेल्स के फाइबर्स का एक स्पिंडल बना होता है, उसी तरह से स्लो स्पिंडल शेप डायलिटेशन इसमें होती है। फिर बेटा सिलेंड्रिकल है, सिलेंड्रिकल जो है ये विद अ कंटिन्यूस पैरेलल डायलिटेशन, सिलेंड्रिकल जो है ये बेसिकली पूरे सिलेंडर शेप में जो है डायलिटेशन होती है। और उसके बाद जो है सरपेंटाइन और वेरिकोस भी इसे कहते हैं हम, विच हैज़ टोटरस डायलिटेशन ऑफ द वेसल। आपको पता है जो वेरिकोस वेन्स होती हैं उन्हीं से इनका नाम मिलता जुलता इसीलिए है कि उनकी शेप उनकी तरह होती है। जैसे वेरिकोस वेन में वेन्स जो है वो ट्विस्टेड टेढ़ी मेढ़ी सी हो जाती हैं, इसी तरह से सरपेंटाइन और वेरिकोस में ये होता है कि एक ही वेन है या आर्टरी है, उसके जो डायलिटेशन है वो टॉर्टरस डायलिटेशन होती है वेसल की, इसमें यानी थोड़ी डायलिटेशन, फिर आगे कॉन्स्ट्रिक्शन, फिर डायलिटेशन कॉन्स्ट्रिक्शन, इस तरह की जो है एक शेप बन जाती है। उसके बाद बेटे आती है रेसमोस और किरकोइड भी कहते हैं हम उसे, हैविंग मास ऑफ इंटरकनेक्टेड स्मॉल आर्टरीज एंड वेन्स। ये इस किस्म की डायलिटेशन होती है कि इसने मल्टीपल वेन्स या आर्टरीज को डायलिटेशन में एक दूसरे के साथ ज्वाइंट किया हुआ होता है। देखें, ये पीछे भी मैंने आपको बड़ा जो है डेफिनेशन के साथ एक एक पिक्चर के साथ समझा दिया। सेक्युलर एन्यूरिज्म, डायरेक्ट आउट पाउचिंग हुई है ब्लड वेसल की, ये मैंने आपको थोड़ा सा पिक्चर को जो है कहना चाहिए थोड़ा और एलेबोरेट करके दिखाने की कोशिश की है कि अगर एक कंटिन्यूएशन है ब्लड वेसल की तो उसमें किस तरह से आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं। ये तकरीबन बेटा 5 to 20 सेंटीमीटर इसका डायमीटर हो सकता है और इसमें मोस्टली ऐसा होता है कि थ्रोम्बस मौजूद होता है, यानी ब्लड अक्यूमुलेट होकर क्लॉट हो जाता है। इस तरह फुजी फॉर्म है, ये डायलिटेशन जो है ये सर्कमफ्रेंशियल डायलिटेशन है। देखिए आपको फ़र्क नज़र आ रहा होगा, सेक्युलर में पूरी सर्कमफ्रेंशियल डायलिटेशन नहीं है, ब्लड वेसल के एक तरफ से ही सिर्फ ये आउट पाउच हुआ है, जबकि फुजी फॉर्म में सर्कमफ्रेंशियल डायलिटेशन है।
यानी पूरे सर्कमफेरेंस से राउंड में जो है वो वेसल डायलेट हुई हुई है और ये तकरीबन 20 सेंटीमीटर इन डायमीटर होती है। और एओर्टिक आर्क जो यानी इन्वॉल्व बेसिकली करती है ज़्यादातर एओर्टिक आर्च को एब्डोमिनल एओर्टा में इस तरह की डायलेटेशन नज़र आ सकती हैं, या फिर आइलियक आर्टरीज में इस तरह की डायलेटेशन आपको नज़र आ सकती हैं। अगर हम लोकेशन के लिहाज से इसे क्लासिफाई करने की कोशिश करें तो आर्टीरियल एंड वीनस विद आर्टीरियल बिगिन मोर कॉमन। जाहिर है आर्टरीज में होगी तो आर्टीरियल कहेंगे, वीनस में डायलेटेशन हुई होगी तो उसे वीनस कहेंगे, और ज़्यादातर आर्टीरियल जो है बीइंग मोर कॉमन, ठीक है, ज़्यादा कॉमन आर्टरीज में, क्योंकि ज़ाहिर है बेटा मैंने आपको बताया प्रेशर की वजह से होता है। सो आर्टरीज में तो ज़्यादा प्रेशर होता है ना एज कम्पेयर टू वेन्स। उसके बाद कैपिलरीज में होगी जाहिर है तो उसको हम कैपिलरी एन्यूरिज्म कहेंगे। हार्ट में होगी सो कोरोनरी आर्टरीज में होगी ना अल्टीमेटली, सो कोरोनरी आर्टरी एन्यूरिज्म कहेंगे उसे बेटा। वेंट्रिकुलर एन्यूरिज्म अगर वेंट्रिकल्स जो को जो ब्लड सप्लाई है वेन्स कर रही हैं, जो आर्टरीज हैं वहाँ से लेके जा रही हैं वो, इस तरह से एन्यूरिज्म ऑफ साइनस ऑफ वॉल्सल्वा एंड एन्यूरिज्म फॉलोइंग अ कार्डियक सर्जरी। इसके बाद अगर एओर्टा में होगी नेमली एओर्टिक एन्यूरिज्म इंक्लूडिंग वो थोरेसिक एओर्टा का एन्यूरिज्म हो सकता है या एब्डोमिनल एओर्टा का। जाहिर है एओर्टा की आपको पता है ब्रांचेस हैं, आर्चेस हैं, जिस जिस जगह की एन्यूरिज्म होगी उसी के अकॉर्डिंगली उसका नाम है। इसी तरह बेटे ब्रेन है तो सेरिब्रल आपको पता है वर्ड ब्रेन के लिए यूज होता है, सो सेरिब्रल एन्यूरिज्म हो सकता है। इसके अलावा बेरी एन्यूरिज्म भी ब्रेन की है, एंड चारकोट बाउकार्ड एन्यूरिज्म भी ब्रेन के अंदर होने वाली एन्यूरिज्म्स को कहते हैं। द लेग्स इंक्लूड द पोप्लीटियल आर्टरीज, आपको पता है जो नी है, नी के बैक साइड पे पोप्लीटियल आर्टरी होती है जिसे हम एज अ पल्स भी आपको डिफरेंट साइड्स ऑफ पल्स से पढ़ाई गई होंगी उसमें पढ़ाया गया होगा। सो उसमें पोप्लीटियल आर्टरीज में अगर हो जाएगी तो अल्टीमेटली पोप्लीटियल एन्यूरिज्म उसे कहेंगे। इसी तरह किडनीज है, मैंने आपको एग्जांपल किडनीज की भी दी, इंक्लूडिंग रीनल आर्टरी, रीनल आर्टरीज हैं जाहिर है अगर उसमें होगी तो रीनल आर्टरी एन्यूरिज्म होगा, एंड इंट्रा पैरेन्काइमल एन्यूरिज्म्स। ये एब्डोमिनल एओर्टा की भी पिक्चर मैंने आपको दिखाई है, देखें इस तरह से वो बल्ज आउट कर सकता है। बाकी ब्रेन की जो वेसल्स हैं उनके अंदर चारकोट बाउकार्ड एन्यूरिज्म्स हो सकते हैं, ठीक है बेटा। अगर हम इसको क्लासिफाई करें पैथोजेनिक मैकेनिज्म के ऊपर, ठीक है, सो अथीरोस्क्लेरोटिक या फिर आर्टीरियोस्क्लेरोटिक एन्यूरिज्म्स जो है वो सबसे ज़्यादा कॉमन है। नाम से समझ आ रहा है किस वजह से होंगे, यानी पैथोजेनिसिटी की बेस पे हम डिवाइड कर रहे हैं ना, इनको क्लासिफाई कर रहे हैं। सो अथीरोस्क्लेरोसिस की वजह से अगर एन्यूरिज्म हो रहा है और ये सबसे ज़्यादा कॉमन है। फिर बेटे सिफिलिटिक या ल्यूटिक एन्यूरिज्म्स है, दे आर फाउंड इन द टर्शरी स्टेज ऑफ द सिफिलिस, ये डिजीज़ है, ठीक है। सिफिलिस जब ज़्यादा टर्शरी स्टेज में चला जाता है तो उसकी वजह से भी एन्यूरिज्म्स होते हैं जिन्हें हम सिफिलिटिक एन्यूरिज्म कहते हैं। फिर बेटा डायसेक्टिंग एन्यूरिज्म है या फिर डायसेक्टिंग हीमाटोमा है, इन विच द ब्लड एंटर्स द सेपरेटेड और डायसेक्टेड वॉल्स ऑफ द वेसल्स, ठीक है, दैट इज कॉल्ड डायसेक्टिंग एन्यूरिज्म। यानी जब आपकी ब्लड वेसल जो है उसकी जो डिफरेंट वॉल्स हैं वो अगर एक दूसरे से सेपरेट हो गई हैं, अगर किसी भी वजह से वो सेपरेट, जैसे मैंने आपको बताया कोई इंजरी डैमेज हो सकता है, उसके अंदर से अगर ब्लड जाकर जो है वहाँ अक्यूमुलेट हो जाता है, जो आपकी डायसेक्टिंग वॉल है उसके अंदर जाके ब्लड एंटर हो जाता है तो दैट इज कॉल्ड डायसेक्टिंग एन्यूरिज्म। उसके बाद बेटे माइकोटिक एन्यूरिज्म है, दे रिजल्टिंग फ्रॉम वीकनिंग ऑफ द आर्टीरियल वॉल बाय माइक्रोबियल इन्फेक्शन। अगर वो तो मैंने आपको डैमेज बताया, ठीक है, इंजरी बताई, अगर किसी इन्फेक्शन की वजह से जो आर्टीरियल वॉल्स है वो इतनी वीक हो गई हैं कि उनमें एन्यूरिज्म हो गया है, सो दैट इज कॉल्ड माइकोटिक एन्यूरिज्म। बाकी बेरी एन्यूरिज्म है विच आर स्मॉल डायलिटेशंस स्पेशली अफेक्टिंग द सर्कल ऑफ विलिस इन द बेस ऑफ द ब्रेन। आप सबको पता है, नेट में आपने पढ़ी है, ब्रेन का जो बेस है वहाँ पे आपको पता है एक पूरा बहुत बारीक सी जो आपकी वेसल्स है, सर्कल ऑफ विलिस जिसे कहा जाता है, वो उसमें अगर छोटी छोटी सी डायलिटेशंस हो जाती हैं दे आर कॉल्ड बेरी एन्यूरिज्म। कॉजेज़ क्या हैं इसके, जो खैर काफ़ी ऑलरेडी ही मैंने बता दिए, फिर भी हम इन्हें पढ़ लेते हैं। अथीरोस्क्लेरोसिस स्पेशली इन एओर्टिक एन्यूरिज्म, ठीक है, कॉज होता है। बाकी हाइपरटेंशन है स्पेशली इन असेंडिंग एओर्टिक एन्यूरिज्म्स, ट्रॉमा, वेस्कुलाइटिस,
कंजेनिटल डिफेक्ट्स में जैसे फिब्रोमस्कुलर डिस्प्लेजिया, यानी बच्चे को कंजेनिटली ये प्रॉब्लम था ऑलरेडी, तो ऐसे बच्चों में ये आपको नज़र आ सकता है। बाकी बेरी एन्यूरिज्म भी कंजेनिटल हो सकता है, टिपिकली इन द सर्कल ऑफ विलस। इन्फेक्शन, जैसे नाम अभी हमने पीछे पढ़ा, इतना आपको सिफिलिटिक एन्यूरिज्म बताया, सो सिफिलिक इन्फेक्शंस होंगे तो उनकी वजह से भी जैसे सिफिलिक एन्यूरिज्म हो सकता है। बाकी इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म की वजह से अगर डैमेज होती है आपकी वेसल वॉल तो माइकोटिक एन्यूरिज्म हो सकते हैं। फ्रॉम एम्बोलाइजेशन ऑफ अ सेप्टिक एम्बोलस, कॉम्प्लिकेशन ऑफ इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, ये रीज़न हो सकता है कि हो सकता है पेशेंट को एंडोकार्डाइटिस था, वहाँ से कोई सेप्टिक एम्बोलस बन के यहाँ तक पहुँच गया और उसने एन्यूरिज्म कॉज कर दिया। और एज एन एक्सटेंशन ऑफ एन एडजेसेंट सेपरेटिव प्रोसेस और बाय सर्कुलेटिंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली इन्फेक्टिंग द आर्टेरियल वॉल। पैथोफिजियोलॉजी क्या है बेटा? इट अकर व्हेन स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू विद इन द वास्कुलर वॉल इज कॉम्प्रोमाइज्ड, यानी इतने सारे रीजंस आपको बता दिए, इंजरी है, इन्फेक्शन है, डिजीजेज हैं, किसी भी वजह से जो वेस्कुलर वॉल है वो कॉम्प्रोमाइज, उसके अंदर जो बेसिकली कनेक्टिव टिश्यूज है वो कॉम्प्रोमाइज्ड हो सकते हैं। पुअर इंट्रिंसिक क्वालिटी ऑफ द वास्कुलर वॉल कनेक्टिव टिश्यू, जाहिर है जब वो कॉम्प्रोमाइज्ड होंगे तो वो उनकी वो इंट्रिंसिक क्वालिटी नहीं रहेगी जो पहले थी, सो उनकी इंट्रिंसिक क्वालिटी पुअर हो जाएगी। इम्बैलेंस इन, जिसकी वजह से क्या, कनेक्टिव टिश्यू जब डैमेज हुआ और उनकी अपनी क्वालिटी डैमेज हुई तो जो आपकी वेस्कुलर वॉल के कोलेजन वगैरह है उनमें इम्बैलेंस आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, कोलेजन डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाएगी, यानी कोलेजन जो है वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएंगे। एंड सिंथेसिस कॉज बाय इन्फ्लामेशन एंड एसोसिएटेड प्रोटीएसिस, बेसिकली होता क्या है, कोलेजन की डिग्रेडेशन, यानी कोलेजन भी डैमेज होना शुरू हो जाते हैं और इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स आपकी बॉडी में स्टार्ट हो जाएगा। और जो प्रोटीएजेस है, प्रोटीएजेस क्या है, उसका काम है आपके प्रोटीन को ब्रेक डाउन करना, सो वो बनना शुरू हो जाएंगे बॉडी के अंदर एज अ इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स। तो ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं, कोलेजन को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, प्रोटीएसिस आ गए हैं, तो अल्टीमेटली जो आपकी वेसल वॉल है उसको फर्दर डैमेज ही करेंगे। वीकनिंग ऑफ वेस्कुलर वॉल ड्यू टू जो स्मूथ मसल सेल्स वहाँ पर हैं वो ख़त्म होना शुरू हो गए हैं, और नॉन कोलेजिनस और नॉन इलास्टिक एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स वहाँ पे बनना शुरू हो गया है। तो इन दोनों चीज़ों की वजह से आपकी जो वेसल वॉल है वो वीक भी हो गई है बेटा जी, और उसके अंदर से इलास्टिसिटी भी ख़त्म होना शुरू हो गई है। तो अल्टीमेटली जाहिर है जब उसमें से इलास्टिसिटी ख़त्म हो गई है तो वो किस तरह से जो है उसके अंदर तो वो कैपेसिटी ही नहीं रही ना कि वो डायलेट करके चीज़ों को कंपनसेट कर सके, तो ऑब्वियसली वो परमानेंटली डायलेट हो जाएगा और फिर इवन वो रप्चर भी कर सकता है। अच्छा, ये जो आपको पुअर इंट्रिंसिक क्वालिटी है मैंने आपको बताई, वेस्कुलर वॉल के जो कनेक्टिव टिश्यूज हैं उनकी अपनी इंट्रिंसिक क्वालिटी जो पुअर हो जाती है उसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। Defective synthesis of fibrillin leads to aberrant TGF beta activity and weakening of elastic tissues in the aorta. This may result in progressive dilatation of Marfan syndrome. Mutation in TGF beta receptors lead to defective synthesis of elastin and collagen 1 and 2 in Loeys-Dietz syndrome. Weak vessel wall due to defective type 3 collagen synthesis, also a hallmark of the vascular form of Ehlers-Danlos syndrome. Altered collagen cross-linking associated vitamin C deficiency. अच्छा, बहुत ज़्यादा ये चीज़ें याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली नॉलेज देने के लिए ज़रूर पढ़ाना होता है बेटा। आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी जो वेस्कुलर वॉल है, मैंने ये वर्ड यूज़ कर दिया कि जी उनकी इंट्रिंसिक क्वालिटी पुअर हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्या बेसिकली अंदर फिनोमिना चल रहा होता है, वो आपको बताना ज़रूरी था कि जैसे ही हमारी बॉडी में सॉरी, जैसे ही हमारी बॉडी में वो फिब्रिन जो है वो रिलीज़ होना शुरू होंगे, लेकिन वो क्या होते हैं, डिफेक्टिव फिब्रिन्स बन रहे होते हैं, वरना जाहिर है उसकी वजह से क्या होगा कि हमारी जो वेसल वॉल होती है, जो दो तीन चीज़ें याद रखने की आपको ज़रूरत है कि बेसिकली जो फिब्रिन बन रहा है ना वो डिफेक्टिव फिब्रिन बन रहा होता है, जिसकी वजह से आपकी जो जैसे एओर्टा हो गया या कोई भी आपकी वेसल वॉल्स होगी उसकी इलास्टिसिटी या उसके जो इलास्टिक टिश्यू है उनकी इलास्टिसिटी वीक होना शुरू हो जाती है,
और जो TGF बीटा रिसेप्टर्स हैं इनके साथ जाहिर है इनका ताल्लुक है, तो ये इसके अंदर म्यूटेशन होती है जिसकी वजह से इनके अंदर बेसिकली म्यूटेशन होने की ही वजह से आपका कोलेजन और इलास्टिन जो है वो डिस्टर्ब होता है और उसकी इलास्टिसिटी कम होती जाती है। और बाकी विटामिन सी है, जाहिर है जब कोलेजन प्रॉपरली नहीं बनेगा, उसकी क्रॉस लिंकिंग नहीं होगी, तो इसमें आपको पता है आपकी स्किन के अंदर आपके मसल सॉफ्ट टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू में विटामिन सी का कितना ज़्यादा रोल है। तो इसमें कहीं ना कहीं ये भी प्रॉब्लम होती है कि आपकी बॉडी में विटामिन सी की डिफिशिएंसी मौजूद है। अगर वो मौजूद होगी तो ये जो सारा डिफेक्टेड कोलेजन बनना है और ऑल्टर्ड कोलेजन है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मज़ीद बढ़ जाएंगी। अच्छा, इसके अलावा मैंने आपको एक और चीज़ पढ़ाई, imbalance in vascular wall collagen regeneration and synthesis, increased matrix metalloprotease expression, especially by macrophages in atherosclerotic plaque or in vasculitis, degrade virtually all component of the extracellular matrix in the arterial wall. ओके, होता क्या है बेसिकली कि जो मैंने आपको बताया था कि आपकी बॉडी में इन्फ्लामेटरी, जब एथेरोस्क्लेरोसिस होना शुरू होता है इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स शो होता है, ये मैं आपको कल के लेक्चर में भी पढ़ा चुकी हूँ। सो जैसे ही आपकी इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स आपकी बॉडी शो करना शुरू करती है, जिसमें आपको पता है मैक्रोफेजेस सबसे पहले आते हैं, जैसे ही मैक्रोफेजेस आते हैं तो वो बेसिकली मैट्रिक्स मेटालोप्रोटीएज को आपकी बॉडी में बढ़ाना शुरू कर देते हैं। आपको नाम से समझ आना चाहिए, प्रोटीएज मीन्स इनका डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट है बेसिकली आपकी प्रोटीन के ऊपर। सो इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो एक्सप्रेस होना शुरू हुआ। मैक्रोफेजेस ने क्या किया, मैट्रिक्स मेटालोप्रोटीएज को आपकी बॉडी में बढ़ाना शुरू कर दिया, यानी वो जो प्लेक फॉर्मेशन थी उसके अंदर बेसिकली। और फिर अब क्या हुआ कि चाहे वो प्लेक की वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस हुआ हुआ था या फिर वेस्कुलाइटिस की वजह से हुआ हुआ था, तो ये जो प्रोटीएज है ये बेसिकली आपके मैट्रिक्स को, जो आर्टीरियल वॉल के अंदर आपका मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के जो कंपोनेंट्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देगा। जैसे कोलेजन है, इलास्टिन है, ये सारी चीज़ें नॉर्मली मौजूद थी। सो ये मेटालोप्रोटीएज जो है आपकी आर्टीरियल वॉल के अंदर से उस सारे एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को ख़त्म करना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से जो इलास्टिसिटी है वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। डिक्रीज्ड एक्सप्रेशन ऑफ टिश्यू इनहिबिटर्स ऑफ मेटालोप्रोटीएज। अब जो जाहिर है ये जो मेटालोप्रोटीएज है ये हमारी बॉडी के लिए अच्छा तो नहीं है, नुकसान दे रहा है, लेकिन होता यही है कि हमारी बॉडी में जो कुछ टिश्यू होते हैं जो मेटालोप्रोटीएज को यानी इनहिबिट कर सकते हैं, वो हमारी बॉडी में कम हो चुके होते हैं। सो जो इम्बैलेंस है इन द वास्कुलर वॉल कोलेजन डिग्रेडेशन एंड सिंथेसिस, यानी किसी का काम है जो है आपकी वेसल वॉल के कोलेजन को बनाना, और जो मेटालोप्रोटीएज हैं वो जाहिर है एक चीज़ उसको कम कर रही है, एक चीज़ ज़्यादा कर रही है। तो ऑब्वियसली जब इनहिबिटर्स जिन्होंने इसको डिस्ट्रॉय करने वाली चीज़ों को रोकना है, अगर वो दोनों चीज़ों जो हैं वो अगर उसमें इम्बैलेंस नहीं होगा, तो इसी वजह से जो आपकी वास्कुलर वॉल है उसका कोलेजन प्रॉपरली बन नहीं सकेगा। सो बेसिकली अंडरलाइन रीज़न जो है वो ये है। Weakening of the vascular wall, ischemia of the inner media occur when there is atherosclerotic thickening of the intima. अब ये है कि जब एथेरोस्क्लेरोसिस बनता है और वहाँ पे कोई प्लैक आके रुक जाता है, उसकी वजह से आपकी जो इंटीमा लेयर है वो अगर बहुत ज़्यादा थिकन हो जाए, तो बेटा अल्टीमेटली जो इनर लेयर है, मस्कुलर लेयर है, एक बात ये याद रखें कि उसको भी जाहिर है जो सप्लाई है, ब्लड की सप्लाई, अगर वहाँ कोई प्लैक आ गया है तो अल्टीमेटली वहाँ ब्लड की सप्लाई उसे कम मिलेगी। इट्सेल्फ आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं उन्हें ब्लड सप्लाई कम मिलेगी, वहाँ पे ऑक्सीजन कम पहुँचेगा, तो उनका इस्कीमिया होना शुरू हो जाता है। Systemic hypertension causes significant narrowing of arterioles of the vasorum. Medial ischemia may lead to degenerative changes of the aorta. स्मूथ मसल सेल जो है वो उनका लॉस हो जाना या फिर चेंज इन सिंथेटिक फिनोटाइप लीड्स टू स्कारिंग, इनएडिक्वेट एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स सिंथेसिस एंड प्रोडक्शन ऑफ इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ एमॉर्फस ग्राउंड सब्सटेंसेस। ओके, एक चीज़ तो ये हो गई कि जो आपकी इटसेल्फ प्लैक फॉर्मेशन की वजह से आपकी जो इटसेल्फ ब्लड वेसल्स वॉल है उनका इस्कीमिया होना शुरू हो गया, उनको खुद से ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही तो वो इटसेल्फ वीक होना शुरू हो गए। दूसरा क्या है
है अगर सिस्टेमिक हाइपरटेंशन होगी, आपको पता है कि सिस्टेमिक हाइपरटेंशन में जो आर्टेरियोल्स है वो नैरो डाउन हुई होती है ना, इसी वजह से वो जो है सिग्निफिकेंटली नैरो डाउन हुई होती है, इसी वजह से आपको हाइपरटेंशन हो रही होती है। फिर हम उसको डायलेट करने के लिए आपको पता है मेडिकेशंस देते हैं, फिर पेशेंट ठीक हो जाता है। सो अनदर रीज़न ये होता है कि जो वेसल्स हैं वो बड़ी नैरो डाउन हुई हैं। बाकी बेटे जो इस्कीमिया है वो जब मैंने आपको जो बताया कि इटसेल्फ आपकी ब्लड वेसल का इस्कीमिया होना शुरू हो जाता है, तो इस्कीमिया की वजह से जैसे एओर्टा की मैंने आपको एग्जांपल दी कि इस्कीमिया होगा अगर, तो उसके अंदर भी डीजेनरेटिव चेंजेस आना शुरू होंगे। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी के हर एक हिस्से को ब्लड की, क्योंकि उसके साथ ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, ऑक्सीजन की ज़रूरत है। जब उनका इस्कीमिया होना शुरू होगा, चाहे वो एओर्टा ही क्यों ना हो, उसके अंदर डीजेनरेटिव चेंजेस आएंगी। और इसके साथ साथ क्या होता है कि जो स्मूथ मसल्स हैं वो ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं, या फिर उनके अंदर कुछ चेंजेस ऐसी आना शुरू हो जाती हैं कि वो स्मूथ से स्कार सेल्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। जब स्कार बन जाता है तो आपको पता है उसके अंदर कोई इलास्टिसिटी नहीं होती। इसके अलावा जो आपका सेलुलर मैट्रिक्स है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है, उसका भी तो काम इलास्टिसिटी मेंटेन रखना है ना बेटा, उसकी भी सिंथेसिस कम हो जाएगी, उसकी प्रोडक्शन भी कम हो जाएगी। इसी तरह से जो एमॉर्फस ग्राउंड सब्सटेंसेस हैं उनकी अमाउंट बढ़ जाएगी, जैसे ग्लाइकोज, अमाइनोग्लाइकेन, ये चीज़ें आपकी वेसल वॉल को अल्टीमेटली क्या कर रही हैं, डैमेज कर रही हैं और उनकी इलास्टिसिटी को कम कर रही हैं। सो जनरल ये मैंने एक एक पॉइंट जो है उसको आपको थोड़ा डिटेल में करके मैंने बताया कि क्या क्या बीच में फिनोमिना चल रहा होता है। जनरल पैथोफिजियोलॉजी एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ, आपको इतने सारे इटियोलॉजिकल फैक्टर्स बताए कि एथेरोस्क्लेरोसिस होता है, हाइपरटेंशन हो सकती है, ट्रॉमा हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, कोई भी रीज़न है, ये सारी चीज़ें कोई भी कॉज जो है वो कंट्रीब्यूट करता है बेटा। वीकनिंग एंड डीजेनरेशन ऑफ अ ब्लड वेसल वॉल, जो आपकी ब्लड वेसल वॉल है उसको वीक और डीजेनरेट करने में सबसे पहले इनका रोल है। उसके बाद हाइपरटेंसिव इंजरी में कंपाउंड देयर डीजेनरेशन एंड एक्सेलरेट द एक्सपेंशन ऑफ एन्यूरिज्म। एक तो वो जो आपको रीजंस बताए, एथेरोस्क्लेरोसिस है, ट्रॉमा है, इन्फेक्शन है, एक तो इन चीज़ों ने इटसेल्फ आपकी ब्लड वेसल वॉल को कमज़ोर कर दिया, वीक कर दिया। अब अगर ऐसे में पेशेंट हाइपरटेंसिव भी होगा तो उसका हाइपरटेंशन, जाहिर है हाइपरटेंशन है तो बेटा एक वीक वॉल है ऑलरेडी, एक पाइप है जो बहुत कमज़ोर है ऑलरेडी, उसमें आप प्रेशर से पानी डालेंगे तो क्या होगा, अल्टीमेटली वो फिर एक्सपेंड करेगा और एन्यूरिज्म ही कॉज करेगा। अब जैसे जैसे एन्यूरिज्म एक्सपेंड करता जाता है, बढ़ता जाता है, तो जो वॉल है उसकी भी टेंशन इंक्रीज होती है। वॉल की जो एक वो कहना चाहिए एक हद ही है ना जहाँ तक वो उसको टॉलरेट कर सकेगा। पाइप है फॉर एग्जांपल, एक हद ही होती है ना बेटा कि वो उसको वाटर को जो है वो अपने प्रेशर को वो एक हद तक ही जो है बर्दाश्त कर सकता है। फिर क्या होता है, या तो जहाँ से ज़ाहिर है उसके पास एक ऑप्शन मौजूद होता है कि जिस जगह से पानी आ रहा है, फ्लो आ रहा है, वो वहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाता है और पानी ज़ाया होना शुरू हो जाता है। लेकिन हमारी बॉडी में ऐसा तो कुछ नहीं है, तो दूसरा ऑप्शन फिर यही होता है कि अगर वहाँ से हमने इतना टाइट उसको बंद किया हुआ होगा पाइप को कि वहाँ से वो अलग नहीं हो सकता, और पाइप इतना ज़्यादा कमज़ोर हो चुका होगा तो पाइप में सुराख हो सकता है, पाइप फट सकता है। ठीक है, तो हमारी बॉडी में तो ऐसा कुछ नहीं रखा ना, कोई ऐसा तो नहीं है पीछे से कोई मोटर चल रही है जहाँ से पानी कनेक्ट हुआ हुआ है तो वहाँ से वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होता। तो इसीलिए जब ये एन्यूरिज्म एक्सपेंड करना शुरू करते हैं, वेसल वॉल की टेंशन बढ़ती है, तो वो फर्दर हमारी जो वेसल वॉल्स हैं उन्हें मज़ीद वीक करते हैं, कमज़ोर करते हैं, और अगर हम उसे ट्रीट नहीं करते तो वो अल्टीमेटली रप्चर हो जाते हैं। रप्चर हो जाएंगे तो आप सबको पता है, स्पेशली अगर आर्टरीज हुई तो ये मैसिवली ब्लीड करेगा। ठीक है, अब एथेरोस्क्लेरोटिक एन्यूरिज्म को थोड़ा सा देख लेते हैं। ये मोस्ट कॉमन फॉर्म है एओर्टिक एन्यूरिज्म्स की, यानी एओर्टा में होने वाले जो एन्यूरिज्म है वो ज़्यादातर एथेरोस्क्लेरोटिक ही होते हैं। मोर कॉमनली सीन इन मेल्स ओवर द एज ऑफ 50 ईयर्स। मोस्ट कॉमन साइट्स फिर बेटा एब्डोमिनल एओर्टा है, इसका थोरेसिक एओर्टा है, आइलियक आर्टरीज है, एंड उसके अलावा जो बड़ी बड़ी सिस्टेमिक आर्टरीज है उनमें ज़्यादातर एथेरोस्क्लेरोटिक एन्यूरिज्म होता है। एथेरोस्क्लेरोसिस एब्डोमिनल एओर्टा में अगर बनेगा, वो आके वहाँ पर एथेरोस्क्लेरोसिस उसको ज़ाहिर है एरिया है उसको बाइंड कर देगा। सो एक तो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स भी आपका स्टार्ट हो जाएगा, इन्फ्लामेटरी इन्फिल्ट्रेट मैक्रोफेजेस आके वहाँ पे अटैक कर देंगे, डिफरेंट किस्म के जो आपके इन्फ्लामेटरी मार्कर्स हैं वो रिलीज हो जाएंगे, जैसे रिलीज ऑफ मेलोप्रोटीएज है। इट विल अल्टीमेटली लीड टूवर्ड्स द डिजनरेशन ऑफ योर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स।
ओके, ये आपको मैंने आर्टीरियोग्राफी दिखाई है एब्डोमिनल एओर्टा एन्यूरिज्म की। अगर आपको न समझ आ रहा हो, ये आपके किडनीज पड़े हुए हैं, ऊपर से देखें ये एओर्टा आ रहा है, और ये जो आपको राउंड सी बॉल नज़र आ रही है, शायद डाई इंजेक्ट करके देखा गया है, ये इतनी ज़्यादा यहाँ पे एक्सटेंड हुई हुई है, इसी वजह से यहाँ पे डाई चला गया है। अगर नहीं होता तो सीधा सीधा डाई नीचे की तरफ आ जाता। सो दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती हैं बेटा? जो पहले बता दिया, रप्चर हो सकता है, मोस्ट सीरियस और फटल कॉम्प्लिकेशन है ये डिपेंड करती है अपॉन द साइज एंड ड्यूरेशन ऑफ द एन्यूरिज्म और ब्लड प्रेशर, यानी वेन्स में है या आर्टरी में है, और आर्टरी में भी है तो कौन सी आर्टरी में है। एंड रप्चर ऑफ एब्डोमिनल एन्यूरिज्म में अकर ईदर इनटू द पेरिटोनियम और इनटू द रेट्रोपेरिटोनियम रिजल्टिंग इन सडन एंड मैसिव ब्लीडिंग। इनटू द पेरिटोनियम भी हो सकता है और रेट्रोपेरिटोनियम, पेरिटोनियम के पीछे भी इसकी ब्लीडिंग, मतलब दोनों जगहों पे जाहिर है ये ब्लीड कर सकता है। ओकेजनली देयर मे बी slow progressive leak from the aneurysm. A ruptured aneurysm is more likely to get infected. इसके अलावा रप्चर के अलावा अनदर कॉम्प्लिकेशन हो सकती है कॉम्प्रेशन। द अथीरोस्क्लेरोटिक एन्यूरिज्म में प्रेस अपॉन, जाहिर है बेटा अगर इनफ हमारी जो ब्लड वेसल हैं अभी उसके अंदर इनफ जो है कैपेसिटी, तो खैर नहीं कहना चाहिए, लेकिन उसकी वेसल वॉल के अंदर इतनी टेंशन अभी मौजूद है कि वो उस प्रेशर को बर्दाश्त कर सकता है, तो वो रप्चर नहीं करेगा। रप्चर नहीं करेगा तो वो कंप्रेस कर सकता है आपके एडजेसेंट स्ट्रक्चर्स को। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ब्लड एक एबनॉर्मल जगह पे ब्लड आता जा रहा है, बल्ज आउट होती जा रही है, तो ऑब्वियसली जैसे यूरिटर्स हैं उनको कॉम्प्रेस कर सकता है या फिर वर्टिब्रल बॉडीज को कॉम्प्रेस कर सकता है। इसके अलावा बेटे आर्टीरियल ओक्लूजन है। अथीरोस्क्लेरोटिक एन्यूरिज्म ऑफ द एब्डोमिनल एओर्टा में ओक्लूड द इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी और देयर मे बी डेवलपमेंट ऑफ ओक्लूसिव थ्रोम्बोसिस। Collateral circulation develops slowly and is nearly always sufficient so as not to produce effects of ischemia. Thromboembolism is rather common in abdominal aneurysm. एक तो compression आपको बता दिया कि वो आसपास के आपके organs को compress कर सकता है। तीसरी चीज़ है arterial occlusion, जो arteries हैं उनको भी occlude कर सकता है। यानी एथीरोस्क्लेरोसिस है ना बेसिकली एब्डोमिनल एओर्टा का, तो उसके आसपास जो छोटी मोटी arteries होंगी ये उनको भी occlude कर सकता है, या वो जो dislodge होके और जो उसके साथ सर्कुलेशन में आर्टरीज हैं उनका रास्ता ब्लॉक कर सकता है। ठीक है जी। सो अल्टीमेटली ज़्यादातर ये होता है कि कोलेटरल सर्कुलेशन, इस तरह अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी बनाई है, हमारी बॉडी में ऑलमोस्ट हर हिस्से में कोलेटरल सर्कुलेशन मौजूद है। सो कोलेटरल सर्कुलेशन से जो है काम चलता रहता है और पेशेंट को यूजुअली फॉरन से इस्कीमिया डेवलप नहीं होता। अच्छा, ये बेरी या सेक्युलर एन्यूरिज्म है सेरिब्रल आर्टरीज का, आपको बताया था। ये देखें छोटे छोटे से, आपको एरो से भी मैंने दिखाया, ये सबको पता है सर्कल ऑफ विलस, आप सब ने ब्रेन की नोट में पढ़ी होगी। सो सेक्युलर डायलिटेशन जो है सेरिब्रल आर्टरीज की है, जो कि ब्रेन के बेस के ऊपर मौजूद होती हैं अराउंड द सर्कल ऑफ विलस। तो इस तरह की देखें छोटी छोटी सी आउट पाउचिंग हुई हुई है। दीज आर द बेरी और सेक्युलर एन्यूरिज्म ऑफ द सेरिब्रल आर्टरीज। रिस्क फैक्टर क्या है? सबसे पहले जो आपको पहले बता दिया, हीमोडायनामिक स्ट्रेस है, जैसा कि आपकी जो पूरा आपका बॉडी का होम्योस्टेसिस चल रहा है उसमें किसी भी किस्म का अगर एक जो डायनामिक्स है उसमें स्ट्रेस बढ़ जाता है, जैसे हाइपरटेंशन है किसी भी वजह से हुई हुई है, वो इसका कॉज है। अथीरोस्क्लेरोसिस पहले आपको बता दिया, या कोआर्क्टेशन ऑफ द एओर्टा हो जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, इंटरनल कैरोटिड जो आर्टरीज है आपकी उसके अंदर ब्लड चला जाता है। ये एक सर्कुलेशन है ना पूरी, आपको पता है, वहाँ से वो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी में जाहिर है वो ब्लड जाना शुरू होगा। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी आपको पता है ब्रेन की तरफ सप्लाई लेके जा रही है, वहाँ से ब्लड आएगा सर्कल ऑफ विलस के अंदर और वहाँ पर एन्यूरिज्म कॉज कर देगा। चीज़ें समझ आ रही हैं यहाँ तक बेटा? अच्छा, एक और चीज़ है कोआर्क्टेशन ऑफ द एओर्टा। इसमें ये होता है बेटा कि ये एक कंजेनिटल प्रॉब्लम होता है, यानी कंजेनिटली ऐसा हो सकता है कि जो एओर्टा है उसमें किसी एक जगह पर थोड़ी सी नैरोइंग होगी, जैसे ये आपको मैंने पिक्चर में भी दिखाया हुआ है। इसका फिर रीज़न क्या होता है बेटा, यहाँ से बड़े प्रेशर से फिर ब्लड आगे जाता है, और आपको पता है कि हाइपरटेंशन तो एन्यूरिज्म कॉज करता है। सो ये कोई भी रिस्क फैक्टर्स ये सारे मैंने आपको बता दिए, ये हो सकते हैं जिनके बाद जो ब्लड है वो बड़े प्रेशर से इंटरनल कैरोटिड आर्टरी में एंटर होगा, वहाँ से सर्कल ऑफ विलस में, और वहाँ पर जो बेरी, एक तो आपको मैंने डाइसेक्टिंग सॉरी एब्डोमिनल एओर्टा का और मतलब
एक तो मैं आपको ये बता रही थी ना, जिसका मैंने आपको डिटेल में आपको समझाया, बता देती हूँ। एब्डोमिनल एओर्टा का या एथेरोस्क्लेरोटिक एन्यूरिज्म जो मोस्ट कॉमनली मैंने आपको बताया एब्डोमिनल एओर्टा में होता है, इसका मैंने आपको कॉम्प्लिकेशंस वगैरह बताई। और ये इससे रिलेटेड है कि सेक्यूलर जो एन्यूरिज्म्स हैं वो बेसिकली उसके ये रिस्क फैक्टर्स हैं कि इनकी वजह से मोर स्पेसिफिकली सेक्यूलर एन्यूरिज्म हो सकता है। पैथोजेनेसिस इसकी क्या है बेटा? एट द जंक्शन ऑफ द कम्युनिकेटिंग ब्रांचेस विद द मेन सेरिब्रल वेसल्स, द वेसल्स नॉर्मली लैक्स एन इंटरनल इलास्टिक लेमिना and smooth muscles. Most common site junction of the communicating branches with the anterior cerebral artery. जो anterior cerebral artery है वो होता क्या है बेसिकली कि जो कम्युनिकेटिंग ब्रांचेस होती है ना, सेरिब्रल आपकी जो वेसल्स हैं उन वो जहाँ पे ज्वाइंट कर रही होती हैं, होता ये है कि यहाँ पे उसकी जो लेमिना और स्मूथ मसल्स हैं ना, उनकी इलास्टिसिटी कम होती है। यानी जाहिर है ये डिफेक्ट है। मैंने आपको बताया कि इन्फेक्शन हो सकता है, मल्टीपल कॉजेज मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। इनमें से किसी भी एक कॉज की वजह से इसकी इलास्टिसिटी, ये जो कम्युनिकेटिंग ब्रांच है इस जगह की बेसिकली इलास्टिसिटी कम हो जाती है, और इसीलिए ये मोस्ट कॉमन साइट है सेक्यूलर एन्यूरिज्म की। उसके बाद डाइसेक्टिंग एन्यूरिज्म ऑफ द एओर्टा है, जिसको हम एओर्टिक डाइसेक्शन भी कहते हैं। इट रिफर्स टू अ डाइसेक्टिंग हीमाटोमा इन विच द ब्लड एंटर्स द सेपरेटेड यानी डाइसेक्टेड वॉल ऑफ द वेसल एंड स्प्रेड्स फॉर वेरिंग डिस्टेंस लॉन्गिट्यूडनली। द मोस्ट कॉमन साइट इज द एओर्टा एंड इज एन एक्यूट कैटास्ट्रोफिक एओर्टिक डिजीज। ओके, एओर्टिक डाइसेक्शन, या अगर पहले हम डाइसेक्टिंग एन्यूरिज्म की बात करें, डाइसेक्टिंग एन्यूरिज्म कौन सा एन्यूरिज्म है? आपको पहले बताया था, डाइसेक्टिंग वर्ड से समझ आ रहा है कि वो सिचुएशन है जब आपकी जो ब्लड वेसल की आउटर लेयर जो है दोनों मीडिया और एडवेंटिशिया अगर इंटीमा से जो है ये दोनों वेसल्स इंटीमा से थोड़ा सा सेपरेट हो जाती है, डाइसेक्ट हो जाती हैं, तो ब्लड जो है एक फॉल्स ल्यूमन बना के वहाँ पे एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है और हीमाटोमा फॉर्मेशन भी हो सकती है। और ये मोस्ट कॉमन जो है एओर्टा में है ऐसा, तो इसीलिए इसको हम एओर्टिक डाइसेक्शन भी कहते हैं या फिर डाइसेक्टिंग एन्यूरिज्म। यानी अगर डाइसेक्टिंग एन्यूरिज्म का नाम आए तो ज़्यादातर मोस्ट कॉमनली एओर्टिक डाइसेक्शन की ही बात की जाती है, और जाहिर है वो फिर स्प्रेड करना शुरू करेगा लॉन्गिट्यूडनली पूरे एओर्टा में। मोस्ट कॉमन साइट आपको बता दिया एओर्टा है। द कंडीशन अकर मोस्ट कॉमनली इन मैन इन द एज रेंज ऑफ 50 to 70 ईयर्स। वुमेन में डाइसेक्टिंग एन्यूरिज्म जो है मे अकर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ये देखें एओर्टिक डाइसेक्शन आपको बताया कि ये जो एओर्टा है इसमें बेसिकली वॉल के अंदर आके देखिए ये ब्लड तो घूम रहा है आपका आर्टरी के अंदर, ठीक है, लेकिन उसके अलावा आपकी जो इंटरनल लेयर है इंटीमा, उससे ये दोनों बाहर वाली मस्कुलर लेयर और ये उससे बाहर वाली लेयर, इन दोनों के दरमियान में देखें ये बिल्कुल डाइसेक्ट करके उसको वहाँ पे ब्लड अक्यूमुलेट हो गया है। Causes dissecting aorta के बेटा hypertension in about 90% of cases, Marfan syndrome है, development of cystic medial necrosis of erdeme especially in the old age, iatrogenic trauma है during cardiac catheterization, yes exactly। अच्छा ये diseases है, simple Marfan syndrome है, Erdens necrosis of Erdens है, ये चीज़ें आप लोग ज़रूर I must suggest के बिल्कुल आपको स्पून फीडिंग नहीं होनी चाहिए। इन चीज़ों को ज़रूर एक एक मरतबा आप एटलीस्ट आप इनकी डेफिनेशन ज़रूर देखें कि ये क्या है। एंड हाइड्रोजेनिक ट्रॉमा यानी कार्डियक कैथेटराइजेशन हो रही है, जाहिर है उसमें अगर आपने ट्रॉमा कर दिया बाईपास सर्जरी में तो अल्टीमेटली हमें समझ आ रहा है कि डाइसेक्शन हो रहा है वेसल्स का, वो भी तो ट्रॉमा ही है ना, लेकिन वो अल्टीमेटली खुद ही से हो जाता है यानी हाइपरटेंशन की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से। लेकिन अगर आपने कार्डियक कैथेटराइजेशन करते हुए पेशेंट को इंजर कर दिया तब भी ये सिचुएशन आपके सामने आ सकती है। इसके अलावा बेटा प्रेगनेंसी फॉर सम अननोन रीजन, यानी प्रेगनेंसी में भी हो जाता है लेकिन उसके कुछ रीजन जो है वो स्टिल स्पेसिफाई नहीं किए जा सके हैं। अच्छा, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 है बेटा इसका जो एब्डोमेन आपको बताया मैंने, एओर्टिक डाइसेक्शन या डाइसेक्टिंग एन्यूरिज्म ऑफ द एओर्टा का आपको नजर आ रहा है। टाइप 1 ओरिजिनेट इन द असेंडिंग एओर्टा, प्रोपगेट एटलीस्ट टू द एओर्टिक आर्च एंड ऑफन बियॉन्ड इट। डिस्प्ले नजर आ रहा है आपको, असेंडिंग से पूरा आर्च को सब इन्वॉल्व किया हुआ। टाइप 2 में ओरिजिनेट इन एंड इज कन्फाइंड टू द असेंडिंग एओर्टा, सिर्फ और सिर्फ असेंडिंग एओर्टा तक ही रहता है। टाइप 3 में ओरिजिनेट इन द डिसेंडिंग एओर्टा, नीचे से शुरू होता है डिसेंडिंग एओर्टा से एंड एक्सटेंड करता है डिस्टली डाउन द एओर्टा, रिट्रोग्रेड यानी बैक साइड पे भी चला जाता है एओर्टिक आर्च की और असेंडिंग एओर्टा तक भी जा सकता है। ठीक है जी, ओके।
हिस्टोलॉजी अगर हम देखें तो फोकल सेपरेशन ऑफ दी फाइबर, यानी हमने जो आपको बताया कि बेसिकली इसमें आपकी डाइसेक्शन हो जाती है वेसल वॉल की, तो अगर इसको हम थोड़ा सा उसके जो सेल्स हैं उनके ऊपर टिश्यू लेवल पे जाके इसको देखना शुरू करें, हिस्टोलॉजी देखना शुरू करें, तो फोकल सेपरेशन होती है ऑफ द फाइब्रो मस्कुलर एंड इलास्टिक टिश्यू ऑफ द मीडिया, वो जो दरमियान वाली लेयर है मीडिया है उसके बेसिकली जो मसल फाइबर्स हैं और इलास्टिक टिश्यूज़ मौजूद हैं वो दोनों आपस में सेपरेट होना शुरू हो जाते हैं। न्यूमरस सिस्टिक स्पेसेस इन द मीडिया कंटेनिंग बेसोफिलिक ग्राउंड सब्सटेंसेस, यानी फिर आपको हिस्टोलॉजी पे अगर हम देखें यानी माइक्रोस्कोप से हम उस सिचुएशन को देखें तो एक तो हमें ये नज़र आएगा कि इनमें मीडिया लेयर है जो मस्कुलर लेयर है उसके इलास्टिक और फिब्रस मस्कुलर जो टिश्यूज़ है वो सेपरेट हो चुके हैं। दूसरा छोटी छोटी सी आपको सिस्टिक स्पेसेस नज़र आएंगी उस मस्कुलर वॉल में मीडिया लेयर में आपको, जिसके अंदर कुछ यानी सिंपल सिस्टिक स्पेसेस का मतलब जैसे सिस्ट नहीं बन जाती बेटा, उसके अंदर पस फॉर्मेशन होती है उसे हम सिस्ट कहते हैं। तो यहाँ पे इसी तरह से आपकी बॉडी का इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जो कि शो हुआ है, सो बेजोफिलिक किस्म के कुछ सब्सटेंसेस उस पाउच के अंदर फिल होंगे और वो इस तरह की छोटी छोटी सी सिस्ट आपको नजर आएंगी। इसके अलावा फ्रेगमेंटेशन ऑफ द इलास्टिक टिश्यू, जो इलास्टिक टिश्यू मौजूद है सेपरेट तो हो चुके थे ना मस्कुलर और इलास्टिक दोनों, अब जो इलास्टिक टिश्यू वहाँ पर मौजूद है उनके भी आपको फ्रेगमेंट्स नजर आएंगे यानी वो एक कंटिन्यूटी में आपको नहीं मिलेंगे। और फाइब्रोसिस मीडिया लेयर का जो स्मूथ मसल और इलास्टिक जब अलग अलग हो जाते हैं तो जो उनकी इलास्टिसिटी है वो ख़त्म हो जाती है और उसकी जगह फिब्रस टिश्यूज हैं वो ले लेते हैं। कॉम्प्लिकेशन इसकी भी बेटा रप्चर हो सकता है। हेमरेज फ्रॉम रप्चर रिजल्ट इन मोर्टेलिटी 90% ऑफ केसेस। हेमरेज अकर इनटू द पेरिकार्डियम, लेस फ्रीक्वेंटली इट में रप्चर इनटू थोरेसिक कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी और रेट्रोपेरिटोनियम। ज़्यादातर ये पेरिकार्डियम में हेमरेज का होता है। अब कार्डियक डिजीजेस भी इसकी अनदर कॉम्प्लिकेशन हो सकती है क्योंकि जाहिर है एओर्टा है पूरा उसी की इन्वॉल्वमेंट है। सो इन्वॉल्वमेंट ऑफ द एओर्टिक वाल्व रिजल्ट्स इन एओर्टिक इनकॉम्पिटेंस, अगर उसने वॉल्व तक को इन्वॉल्व कर लिया तो, and obstruction of the coronaries results in ischemia causing fatal myocardial infarction, अगर coronary arteries के obstruction इसकी वजह से हो गई तो myocardial ischemia हो जाएगा। rarely जो dissecting aneurysms है they may extend into the cardiac chamber, ये चीज़ें ज़रूर हैं लेकिन रेयर केसेस हैं ये सारे के ये कार्डियक चैम्बर तक पहुंच जाए। इसके अलावा बेटे स्कीमिया है, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द ब्रांचेस ऑफ द एओर्टा बाय डाइसेक्टिंग रिजल्ट्स इन स्कीमिया ऑफ द टिश्यू सप्लाई। अल्टीमेटली अगर जो भी डाइसेक्टिंग एओर्टा है जाहिर है अगर वो डाइसेक्ट हो गया उसकी वजह से जो कुछ ब्रांचेस हैं एओर्टा की उनको अल्टीमेटली खुद उनकी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी, ब्लड सप्लाई आगे नहीं जा सकेगी, सप्लाई नहीं कर सकेंगे तो अल्टीमेटली जो है इस्कीमिया होगा उन टिश्यूज़ का जिनको इन ब्रांचेस ने सप्लाई करना था। देयर में बी रीनल इन्फाक्शन, जाहिर है अगर वो किडनीज को सप्लाई कर रहे थे नहीं जाएंगे, रीनल इन्फाक्शन हो सकता है। जरा ब्रेन को सप्लाई नहीं मिलेगी, सेरेब्रल इस्कीमिया हो सकता है या स्पाइनल कॉर्ड का इन्फाक्शन हो सकता है। मैनेजमेंट क्या है, एओर्टिक एन्यूरिज्म की ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या है? द डॉक्टर में मॉनिटर एन अनरप्चर्ड एओर्टिक एन्यूरिज्म इफ नो सिम्टम्स आर एविडेंट। मेडिकेशन एंड प्रिवेंटिव मेजर्स में फॉर्म पार्ट ऑफ कंजर्वेटिव मैनेजमेंट और दे में अकम्पनी एक्टिव सर्जिकल ट्रीटमेंट। अगर रप्चर्ड एन्यूरिज्म है तो इसके लिए तो ऑब्वियसली इमरजेंसी सर्जरी की ज़रूरत है विदाउट इमीडिएट रिपेयर। पेशेंट के बहुत कम चांसेस होते हैं सर्वाइवल के। The decision to operate on an unruptured aneurysm in the aorta depend on a number of factors related to the individual patient and feature of the aneurysm. These include दो तीन बातें हो गई, अनरप्चर्ड है तो थॉरोली आपने साइन सिम्टम देखने हैं, थॉरोली उसे मैनेज करना है, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट देनी है और उसको प्रिवेंट करना है रप्चर होने से। रप्चर हो गया है तो इमरजेंसी सर्जरी है और अगर अनरप्चर्ड है तो उसके लिए हमें सर्जरी करना पड़ सकती है, लेकिन ये एक डिसीजन होगा जो कुछ चीज़ों को देखने के बाद किया जाएगा। यानी उस शख्स की एज और जनरल हेल्थ कैसी है, फिलहाल की कंडीशन क्या है उसकी, एन्यूरिज्म का साइज़ क्या है, किस जगह पर मौजूद है, लोकेशन क्या है, यानी थोरैक्स है एब्डोमेन है और किस रेट से वो ग्रोथ कर रहा है, बढ़ रहा है एन्यूरिज्म, यानी वो किसी चीज़ को कंप्रेस तो नहीं कर रहा, ये सारी चीज़ें। बाकी पेशेंट को क्या उसकी वजह से कोई क्रॉनिक एब्डोमिनल पेन है या फिर थ्रोम्बोएम्बोलिज्म बनने का खतरा है पेशेंट को तो सर्जरी करेंगे, अदरवाइज नहीं। और a large or rapidly growing aortic aneurysm is more likely to need surgery. There are two options for surgery. Open surgery करते हैं हम to fit a synthetic or stent graft और endovascular stent graft surgery.
An endovascular surgery, the surgeon access the blood vessel through a small incision near the hip. जाहिर है ओपन में तो आपको नाम से समझ आ रहा है. एंडोवास्कुलर कैसे करते हैं? स्मॉल इंसिजन नियर द हिप. स्टेंट ग्राफ्ट सर्जरी, इंसर्ट एन एंडोवास्कुलर graft through this incision using a catheter. The graft is then positioned in the aorta to seal off the aneurysm. In an open जो यानी सर्जरी होती है उसको एओर्टिक एन्यूरिज्म को रिपेयर करने के लिए, अ लार्ज इंसिजन इज मेड इन द एब्डोमेन टू एक्सपोज द एओर्टा. अ ग्राफ्ट कैन देन बी अप्लाइड टू रिपेयर द एन्यूरिज्म. Endovascular surgery for the repair of aortic aneurysm carries the following risk. ब्लीडिंग हो सकती है ग्राफ्ट के अराउंड, या फिर ब्लीडिंग हो सकती है बिफोर और आफ्टर द प्रोसीजर. ब्लॉकेज हो सकता है स्टंट का जो हमने डाला हो सकता है वो ब्लॉक हो जाए. कोई नर्व हम डैमेज कर सकते हैं जिसकी वजह से अल्टीमेटली पेशेंट वीक होगा, यानी जिस साइट पे आपने नर्व को डैमेज कर दिया वहाँ वीकनेस हो जाएगी, पेन और नमनेस हो सकती है. किडनी फेलियर हो सकता है पेशेंट का, ब्लड सप्लाई रिड्यूस हो सकती है टूवर्ड द लेग, किडनी और अदर ऑर्गन. इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकते हैं. अनसक्सेसफुल सर्जरी दैट देन नीड्स फर्दर ओपन सर्जरी. स्लिपेज हो सकती है, स्टेंट अपनी जगह पे नहीं प्लेस हुआ, स्लिप हो सकता है. सम ऑफ द कॉम्प्लिकेशंस सच एज ब्लीडिंग अराउंड द ग्राफ्ट विल लीड टू फर्दर सर्जरी. सो ये स्टंट ग्राफ्टिंग आपको दिखाई है एब्डोमिनल एओर्टा में. ये जिस तरह से एक एन्यूरिज्म मौजूद था, देखें उसके बाद इस तरह की चीज़ हो जाती है. वो इस तरह से स्टंट डाल दिया जाता है, जो ब्लड है फिर इस स्टंट के थ्रू गुजरता रहता है. ये जो आसपास की चीज़ें हैं इनके ऊपर ये जो एन्यूरिज्म हुआ हुआ था इसके ऊपर ये प्रेशर नहीं डालता, जिसकी वजह से रप्चर के चांसेस बाकी नहीं रहते. और ये सारा आपको प्रोसीजर दिखाया हुआ है. पहले ये फर्स्ट पिक्चर में है, दूसरे में देखे कैथेटर के थ्रू स्टेंट डाला, उसके बाद स्टेंट को ओपन कर दिया और कैथेटर रिमूव कर दिया, और फिर इस तरह की सिचुएशन आपके सामने आ जाती है. सेरिब्रल एन्यूरिज्म हो जाए तो उसकी ओके आई थिंक अटेंडेंस का भी चले, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में से हम कंटिन्यू करेंगे. अभी तमाम स्टूडेंट अटेंडेंस मार्क करवा लें.
ओके स्टूडेंट, जो एब्सेंट हैं अपना जो है नाम सुन लें। जो स्टूडेंट मेरे पास एब्सेंट शो हो रहे हैं: अनीला जावेद, अक्सा लियाकत, अरूज फवाद आयशा, आफसा फरवा, केजिया असलम, खानसा बीबी, महानूर, मोहम्मद तल्हा और यासिर। तल्हा तो आई थिंक प्रेजेंट थे, बताइएगा। तल्हा प्रेजेंट है आई थिंक क्लास में। यासिर एब्सेंट है, निमरा जावेद एब्सेंट है, राबिया हसन एब्सेंट है, रिदा अहमद एब्सेंट है, रुकैया नूर, सबा परवेज, साफिया शमशीर, सारा, शबाना असगर, शहबाज, ज़ेबुन्निसा, ज़मीरा, रिजवान जुबैर, फिज़ा मुनीर और अक्सर एब्सेंट। इनमें से कोई प्रेजेंट है तो बता दीजिए मुझे। ओके ठीक है तल्हा, चलिए इंशाल्लाह बेटा हम नेक्स्ट क्लास में से कंटिन्यू करेंगे। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।